गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कल जो है सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है वो 30% जो है वो कम हो चुका है। अब हम वही टॉपिक करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जो सिलेबस कम हुआ है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको कल होमवर्क के साथ जो है वो अटैचमेंट कर कर जो वो सेंड कर दिया जाएगा। और हमें उन्हीं लेसनों की जो है प्रिपरेशन करनी है जो लेसन जो है हमारा सिलेबस के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। इससे पहले हमने जो जल के प्रदूषण के बारे में किया कि भारत के अंदर नदियाँ जो है किस प्रकार जो है प्रदूषित हो रही है, और उस प्रदूषण का जो है निवारण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी परियोजना चलाई और उस परियोजनाओं का जो है कितना जो इफ़ेक्ट रहा है ये भी हमने अच्छे से जाना है। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे सुशोषित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छे गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी की पुनः संचक्रण और सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग जल की उपयोगिता व्यापक है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो जल का जो हम उपयोग जो कर रहे हैं, जैसे जिस क्षेत्र के अंदर पानी यूज किया जा रहा है, अगर वहाँ पर हम लवणीय जल की जो खारा पानी है उसका उपयोग कर कर हम जो है जो पीने का जो लवणीय जल है उसको बचा सकते हैं। जैसे कम गुणवत्ता वाला जल का उपयोग जो है हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे अपशिष्ट जल का शोषित कर कर जो है यानी कि उसको फिल्टराइजेशन कर कर जो उसको उपयोग कर सकते हैं। उद्योगों के लिए जो है ये अच्छा विकल्प है। दूसरा जो ना वो जल जो है उसको शीतलन यानी कि अगर जो मशीनें गर्म होती हैं उसको ठंडा करने के लिए अग्निशमन जैसे क्षेत्रों के अंदर भी जो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ एक विकल्प सुझाया गया है कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है स्नान और बर्तन धोने का जो प्रयुक्त जल है उसको बागवानी के लिए जो है हम उपयोग कर सकते हैं। वाहनों को धोने का जो जल उपयोग किया जाता है, धोने के बाद उस जल का जो उपयोग हम बागवानी के लिए कर सकते हैं। तो इससे जो है अच्छी गुणवत्ता वाले जल का जो है वो बचाव हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो विकल्प है, इस विकल्पों के माध्यम से जो है हम अपने जल को जो है वो बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल संभर प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमि जल संसाधन के दक्ष प्रबंधन से है कि हमारे पास जो धरातलीय और जो भूमि जल है उसको हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतः सर्वन्य तालाब, पुनः भरण, कुओं आदि के भूमि जल का सिंचन और पुनः भरण शामिल है। यद्यपि विस्तृत अर्थ में जल संभर जो है वो एक प्रबंध के अंतर्गत संसाधनों को यानी कि जैसे प्राकृतिक जैसे भूमि, जल और पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को
समालित किया जाता है। जल संपदा प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संपदा व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अगर कोई योजना है, जब तक जन समूह या जन चेतना नहीं आएगी तब तक कोई भी उद्देश्य या कोई भी नीति या कोई भी कानून जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो उसमें जन जागरूकता, जन चेतना लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे पास जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको जो है हम नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संपदा विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाया है। कि यहाँ पर राज्य सरकार ने भी अपना अच्छा योगदान दिया है, जबकि केंद्र सरकार का भी जो इस प्रबंध के अंदर अच्छा योगदान रहा है। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठन द्वारा भी चलाए गए हैं, भी वो सरकार के अंतर्गत नहीं है, लेकिन जो हमारे एनजीओ जो बने होते हैं, जो गैर सरकारी जो संगठन बने होते हैं, उनके द्वारा जो ना ये प्रोग्राम चलाए गए हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संपदा विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो है वो स्थापित की जा रही है। हरियाली जैसे कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। नीरू मिरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। अरवारी पानी संसद ये है अलवर राजस्थान के अंदर जो है ये चलाया गया है। ये लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे सरवन ताल जैसे जिसको जोहड़ की खुदाई की गई और रोक बांध बनाए गए। ये जो रोक बांध होता है कि जो बारिश के समय में जो ना नदियों के अंदर छोटे छोटे बांध बना लिए जाते हैं ताकि उनके अंदर जो है वो व्यर्थ पानी ना बहाए जाए। ये उन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। उसके बाद किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। तो तमिलनाडु के अंदर जो ना एक कानून बनाया गया है, उस कानून के अंतर्गत जो भी मकान बनेगा उस मकान के अंदर वर्षा जल संग्रहण करने का जो ना वो प्रबंध होना अनिवार्य है। ये वहाँ पर कानून बना हुआ है। उसके अंतर्गत तमिलनाडु के अंदर 100% घर ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ये एकमात्र भारत के अंदर ऐसा राज्य है। कुछ क्षेत्रों में जल संपदा विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है। फिर भी सफलता कुछ की ही कहानियाँ, अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान व्यवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संपदा विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने का जो है ये बहुत ज़्यादा मेन उद्देश्य है, आवश्यकता है। और इसी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि ये कहता है कि जो जल संसाधन का जो संरक्षण है उसको जन चेतना के माध्यम से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण। बच्चों, अगर पानी को अगर बचाना, जल को अगर बचाना है तो सबसे जो मेन महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो है वर्षा जल संग्रहण की। जो वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण, उसको इकट्ठा करना, उसको सुरक्षित करना। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भर्तों के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। यानी कि ये कहता है कि जब बारिश का पानी को जो हमें अंडरग्राउंड जो है वो छोड़ देना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो भूमजल का स्तर है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा, फिर से ऊंचा उठ जाएगा। यह एक कम मूल्य और परिस्थिति अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए
वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण का जो आगे दिए गए हैं किस तरह से जो है ना वर्षा जल को जो है बचा सकते हैं, उनके अंदर ये अलग अलग जो है ये पिक्चर दिए गए हैं, जिसमें एक बार आपको जो चेक डैम का जो है वो नाम आया था। वो चेक डैम ये है, नदी के जो है ना अलग अलग भागों के अंदर छोटे छोटे जो है वो डैम बना दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जल का जो संरक्षण किया जाता है। झीलों के अंदर भी जो जल का संरक्षण कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण का जो है ना वो मेथड बताया गया है कि जो है घरों का जो छतों का पानी जो है ना वो हम इस तरह वाटर टैंक के अंदर जो है ना लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर पीवीसी पाइप के माध्यम से जो है ना इस पानी को जो वो लेकर आया जाता है, और ऐसे ही जो है ना इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है कि इसको हम पुनः भरण जो है वो कर सकते हैं। जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से जो है वो रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रस जैसे सूचकों को कम कर अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकना ये रोकता है। अगर वर्षा का पानी व्यर्थ नहीं बहेगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो बाढ़ नहीं आएगी, और साथ ही साथ है जो मृदा अपरदन की जो घटना है उसको भी ये रोकेगा। इसे जल भर्तों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है और तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह और सिंचन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें हम कुंड अथवा टांका, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के तरह होता है, ये के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण घर तथा गांव के आसपास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए जो ऊपर चित्र नंबर 6.4 दिया गया है वो हमने देखा है। भूमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने के लिए क्षेत्र व्यापक है। इसे घर के छतों पर खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अंतर्गत मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अंतर्गत इसके भूमजल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भूमजल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। और वर्षा जल संग्रहण में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले की आपूर्ति आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब नगरीकरण ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है नगरों के अंदर, तो वहाँ पर जल की मांग भी बढ़ रही है। अगर हम जल संग्रहण के माध्यम से उस जल की मांग को पूरा करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य की जो पूर्ति हो रही है। उपरोक्त कारकों के अंतर्गत विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी की विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों में कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित कर भारत में जल समस्या को सुलझाने में जो महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी व्यक्ति उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। तो बच्चों यहाँ कह रहा है कि हमें जो है ना जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की मात्रा अच्छी है, नदियाँ हैं, तो जहाँ शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ तक जो है नहरें की खुदाई कर जो है पानी को पहुँचाया जा सकता है, एक समान रूप से इसको बांटा जा सकता है, तो ये समस्याएं जो है वो हल की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो है ना ये हमारा लेसन जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल इसके जो है ना आपको होमवर्क के साथ जो है आपको जो हमारा सिलेबस कम हुआ है 30%, उसकी नोटिफिकेशन भी जो आपको दे दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।